फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का हम लोगों ने विषय रखा है तालिबान की नई रणनीति और भारत की असफल विदेश नीति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 7 जुलाई को जब अचानक अमेरिका ने अपने अधिकांश सैनिक बिना किसी घोषणा के काबुल से बाहर निकाल लिए और सिर्फ 650 सैनिक अमेरिकी एम्बेसी में तैनात करके अमेरिका सारा अस्त्र शस्त्र, हेलीकॉप्टर, जहाज, तमाम संसाधन जो अमेरिका के थे, इवन राडार तक, वे सब काबुल में छोड़ के वो भाग गए। और वे भाग गए ये इस तर्क के साथ कि अब जो अफगानिस्तान में जो सो कॉल्ड सरकार है, वो सरकार अब तालिबानियों के साथ में निपट लेगी। लेकिन अमेरिकी एम्बेसी के लिए वो 650 सैनिक तैनात करके गए कि ये अमेरिकी जो यहाँ पर एम्प्लॉई हैं उनकी रक्षा के लिए 650 सैनिक रहेंगे और धीरे धीरे यहाँ से ये 650 सैनिक अमेरिकी एम्बेसी को खाली करा के यहाँ से निकल लेंगे। आप लोग जानते हैं कि वो 7 जुलाई को मेरा जब प्रोग्राम हुआ उसके बाद में अचानक मालूम पड़ा कि फेसबुक लाइव से 1 महीने के लिए मुझे वंचित कर दिया गया। मेरे ऊपर फेसबुक ने पाबंदी लगा दी और पाबंदी इस बिना पर लगाई, उसने ये बहाना लेके लगाई कि मैंने कोई 2 साल 2.5 साल पहले मैंने कोई हिटलर का एक फोटो जो कि ऑलरेडी फेसबुक पर सर्कुलेशन में था, जहां से वो फोटो मेरे पास आया, उस फेसबुक पन्ने पर उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन उसको बहाना लेके उन्होंने मेरे फेसबुक लाइव पर पाबंदी 1 महीने के लिए लगा दी और मैं फेसबुक लाइव नहीं कर पाया। संभवतः मैं नहीं जानता ज्यादा और दूसरा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है संभवतः फेसबुक लाइव का जो अफगानिस्तान पर 7 जुलाई का जो प्रोग्राम था मेरा, वो हिंदुस्तान का पहला प्रोग्राम था किसी भी भाषा में। वो फेसबुक के पन्ने पर भी अवेलेबल है, वो आपके जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है नया जमाना, उस पर भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने जो शंकाएं उस समय और जो धारणा उस समय व्यक्त की थी, वे बात के एक्शन से वो पुष्ट हुई। अब तालिबान पूरी तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके हैं। अब आयरनी देखिए, बहुत ही मजेदार आयरनी। सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पास करके तालिबान को आतंकवादी घोषित किया हुआ है। तो जब तक तालिबान आतंकवादी की कैटेगरी से बाहर नहीं निकलते, कोई भी राष्ट्र उनके साथ में ऑफिशियली संबंध स्थापित नहीं कर सकता। और संयोग की बात है कि अभी सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के हाथ में है। नरेंद्र मोदी का ये टेस्ट है। नरेंद्र मोदी के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि भारत सरकार का, भारत की जनता का तकरीबन 22,000 करोड़ रुपया अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ है। नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी लेवल पर, अनौपचारिक लेवल पर भी तालिबान के लोगों के साथ में एक एंगेजमेंट जो था उसको भी बरकरार नहीं रख पाई। यह ऑन द रिकॉर्ड है कि तालिबान के साथ में एंगेजमेंट की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के पहले से चल रही है। भारत उसका हिस्सा था। भारत, चीन और रूस, ये 3 देश मिलके तालिबान के साथ में लगातार एक एंगेजमेंट बनाए हुए थे और वो बातचीत चल रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद में उस एंगेजमेंट से भारत अचानक बिना कोई कारण बताए निकल गया। क्यों निकल गया ये नरेंद्र मोदी जाने। तो नरेंद्र मोदी के दिमाग में एक फितूर है जो कि जिसकी बहुत बड़ी कॉस्ट अब भारत को देनी होगी अगर नरेंद्र मोदी ने अपने उस फितूर को दिमाग से नहीं निकाला तो।
रूस अपने सारे मतभेद भुला के अभी भी एंगेजमेंट की स्थिति में है। रूस ने अपनी एम्बेसी काबुल में खाली नहीं की, रूस का एक एम्प्लॉय बाहर नहीं गया। चाइना के लोग अभी भी काबुल में हैं, लेकिन भारत को एम्बेसी खाली करनी पड़ी। क्यों? क्या परेशानी थी? एक अनौपचारिक एंगेजमेंट तालिबान के साथ रखने में, अनौपचारिक संवाद, बेहतर संवाद रखने में डिप्लोमेटिकली क्या परेशानी थी? क्या भारत के जो बड़े पैमाने पर जो निवेश भारत का हुआ है, जो करीब 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का है, क्या उसे लेकर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? वह जो तापी का प्रोजेक्ट जो कि मनमोहन सिंह की सरकार के जमाने में शुरू हुआ तुर्कमेनिस्तान से, जिसकी पाइपलाइन अफगानिस्तान होते हुए भारत आ रही है, क्या उस तापी के तेल के प्रोजेक्ट को क्या हम लोग अब तालिबान के रहमो करम पर छोड़ देंगे? आप देश में तमाम किस्म के पृथकतावादियों से बात कर सकते हैं और एंगेजमेंट रख सकते हैं, यहां तक कि उनके साथ चुनाव लड़ सकते हैं। तालिबान के साथ में बातचीत करके और एंगेजमेंट रखने में क्या नुकसान है? तालिबान के साथ एंगेजमेंट रख के भारत के हितों की रक्षा तो की जानी चाहिए। डिप्लोमेटिक तरीके से भारत को तालिबान के साथ में एक मधुर संवाद बनाना चाहिए। नरेंद्र मोदी को अपनी इस जो खांचा है दिमाग में, जो एंटी मुस्लिम खांचा है, इस दिमाग से विदेश नीति को निकालना चाहिए। और ये जो स्टीरियोटाइप टेररिज्म की जो धारणा दिमाग में बैठी हुई है, इससे निकालना चाहिए। अगर हिंदुस्तान को एक बेहतर विश्व की तैयारी करनी है और एक बेहतर विश्व में अपना स्थान बड़ा बनाना है, तो उसे स्टीरियोटाइप ढंग से विदेश नीति नहीं चलाई जा सकती। और विदेश नीति को किसी राजनीतिक दल या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीति के मातहत नहीं किया जा सकता। मेरे लिए चिंता की बात है कि सोवियत संघ ने या रूस ने अपनी एम्बेसी खाली नहीं की, लेकिन भारत ने अपनी एम्बेसी खाली कर ली। तो ये बहुत बड़ा फेल्यूर है हमारा। हम इतना बड़ा इन्वेस्ट करने के बावजूद, अफगानिस्तान की जनता में इतनी बड़ी सेवा करने के बावजूद, हमको अपनी सारी की सारी दुकान बंद करनी पड़ी वहां से। तो मेरी पहली अपील यह है कि भारत सरकार अपने स्टैंड पर पुनर्विचार करे और तालिबान के साथ में एंगेजमेंट शुरू करे। भारत की संपत्ति, भारतीयों की सुरक्षा और एंगेजमेंट, इन चीजों को केंद्र में रख के एक अनऑफिशियल चैनल खोले, उनसे बातचीत करे। विदेश नीति ये जो है ना, ये बीजेपी के जो हैकर्स हैं उनके सहारे नहीं चलती। आप यहां फेसबुक पन्ने चला सकते हैं एंटी मुस्लिम कैंपेन करके, आप आतंकवाद के खिलाफ कैंपेन करके यहां पर फेसबुक के पन्ने और यहां के मीडिया को हाँक सकते हैं, लेकिन विदेश नीति इससे नहीं चलती। और अगर विदेश नीति इसके आधार पर चलेगी तब तो आपका जो इतना बड़ा जो आपने जो काम किया है भारत ने वहां, वो सारा काम एकदम पानी। भारत सरकार का एक भी पॉजिटिव बयान अभी तक नहीं आया है, एंगेजमेंट का एक भी बयान नहीं आया अभी तक, जो चिंता की चीज है। भारत सरकार को और नरेंद्र मोदी को स्वयं, अब वो सुरक्षा परिषद के चेयरमैन हैं। आपको अगर ये बात मेरी अच्छी लगे या न लगे, लेकिन मैं एक बात बहुत साफ कह रहा हूं, आने वाले कुछ समय में सुरक्षा परिषद तालिबान को आतंकवाद की श्रेणी से बाहर कर देगा। आप लिख लीजिए इसे, आप चाहें तो ये डेट भी याद रखिएगा। 1996 में जो तालिबान था, 2021 में तालिबान वैसा नहीं है। आप उसके बारे में कुछ भी बोलिए। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि फेसबुक पर हैं,
वे पिछले 2 दिन से जो तालिबान के आने पर जो जिस तरह से वो लिख रहे हैं, इससे पता चलता है कि विदेश नीति को पढ़ने लिखने की कभी किसी ने जहमत नहीं उठाई है। कोई भी दुनिया का देश तालिबान के साथ में आज इस ग्राउंड पर बात नहीं कर रहा है कि वे टेररिस्ट हैं। भारत सरकार भी नहीं कर सकती। अफगानिस्तान एक संप्रभु राष्ट्र है और वह संप्रभु राष्ट्र में वे एक सरकार में जैसे भी है, वो भीड़ के जरिए, वे अपने ताकत के जरिए वो आए हैं। और वहां जो सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो पॉपेट गवर्नमेंट थी, एक तरह से कठपुतली सरकार थी जो अमेरिका की थी। जिस सरकार के साथ में आप एंगेजमेंट किए हुए थे वो तो एकदम ऐसी सरकार थी जिसका कि राष्ट्रपति, जिसको जनता ने चुना, वो राष्ट्रपति जनता की संपत्ति को लूट के भाग गया देश से। 4 कार में डॉलर रुपए भरे हुए थे, हवाई जहाज में रुपए चढ़ा के लेके भाग गया वो उज्बेकिस्तान। रूस के प्रतिनिधि ने सही मांग की है कि अफगानिस्तान का जो राष्ट्रपति भाग के गया उसको पकड़ के उसके ऊपर केस चलाया जाना चाहिए, जनता के साथ दगाबाजी करने के लिए और जनता का धन लूटने के लिए। अगर राष्ट्रपति को जाना ही था तो जा सकता था, लेकिन जनता की संपत्ति लूट क्या भागे क्यों? आप सरकार में थे, आपके पास में 3 लाख सैनिक थे, आपने आपको सरेंडर करना था, आप नेगोशिएट करके कह देते कि आप सरकार संभालिए, हम लोग जा रहे हैं, तो कम से कम लूटपाट तो नहीं होती। बड़े पैमाने पर लूटपाट हुई है और बड़े पैमाने पर इस लूटपाट का मतलब उसमें राष्ट्रपति शामिल है। यह तो आश्चर्य की बात है। और राष्ट्रपति नोटों की गाड़ियां भर भर के ले जा रहा है एयरपोर्ट पर, और गाड़ियों से नोट बिखरते हुए जा रहे हैं हवाई पट्टी पर। शर्मनाक चीज है ये। ऐसा लुटेरा राष्ट्रपति तो हमने कभी हिस्ट्री में पढ़ा नहीं कि लूट के सामान नोटों की गाड़ियों से भर के हवाई जहाज में नोट भर के ले जा रहा हो अपने देश से, जिसको जनता ने चुना हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो नरेंद्र मोदी के दोस्त थे, मैं ये नहीं कहूंगा। वहां कोई भी हो सकता है, नरेंद्र मोदी उसको भी दोस्त बनाएंगे। मेरी पहली मांग यह है कि भारत सरकार भारत के इंटरेस्ट को सुरक्षित करने के लिए पहल करे। और इस बार अगर चूक हुई तो इसके परिणाम बहुत सीरियस होंगे। दुनिया में ही नहीं, भारत के आसपास के देशों में हम भयानक आइसोलेशन झेलेंगे। मनमोहन सिंह की सरकार की एक ब्यूटी थी कि वे तालिबान के साथ में भी वे निगोशिएशन में शामिल थे। उन्होंने कभी नहीं कहा, एक आध बार ये भी गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गए, बात करने के लिए गए थे, लेकिन आपको एक 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 कीप इन टच, संपर्क में रखना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, भारत के हितों को प्रिजर्व करना चाहिए। आपको ये इंश्योरेंस लेना चाहिए था कि भारत की एम्बेसी पर हमला नहीं होगा, भारत के लोग सुरक्षित रहेंगे, भारत के जो नागरिक हैं, जो हिंदू हैं, जो वहां रहते हैं, वे सुरक्षित रहेंगे, उन पर कोई हमला नहीं करेगा तालिबान। लेकिन आपने तो कोई एंगेजमेंट नहीं किया। यह विदेश नीति का सबसे बड़ा फेल्योर है। आप ठीक वैसे ही भागे जैसे कि अमेरिकी सैनिक भागे, जैसे कि अमेरिका के द्वारा जो पॉपेट गवर्नमेंट, जो कठपुतली सरकार बनाई गई थी, उसका राष्ट्रपति भागा और उसके 700 बड़े सैन्य अफसर भागे, जिनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा मैं आपसे। यह सच है कि अफगानिस्तान एक ऐसे ग्रुप के हाथ में आ चुका है जिसका के आतंकवाद की लिस्ट में नाम है, जिसे हम तालिबान के नाम से जानते हैं। लेकिन विदेश नीति इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चलती।
अफगानिस्तान की राजनीति भी इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चल रही थी। थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं मैं आपको, जिससे आपको सच्चाई का पता चले, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो कि एसएमएस कल्चर से ही बड़े हुए हैं और एसएमएस ज्ञान ही उनका महाज्ञान है, और फेसबुक पर जो हंगनी मुतनी है वही उसको वह खाते पीते हैं। विदेश नीति को पढ़ने, विदेश नीति में जो घट रहा है उसे जानने, उसमें तो उनकी कोई दिलचस्पी रही नहीं। दुर्भाग्य की बात है, इनमें तमाम वे लोग शामिल हैं जो कि कोई अच्छा पत्रकार है, कोई अच्छा जो है शिक्षक है, कोई अच्छा जो है प्रोफेसर है, और वे अज्ञानियों की तरह लिख रहे हैं। क्या तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में बर्बर हमले ज्यादा हुए हैं? मैं तालिबान की हिमायत नहीं कर रहा हूं। तालिबान ने जो अपराध किए हैं, तालिबान की जनता देखेगी। याद कीजिए जब अमेरिका अफगानिस्तान आया था, आप याद कीजिए, और याद कीजिए कि आज जो भाषण, जो बयान अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया है, हॉरेबल बयान है। पहले मैं वो बयान के कुछ अंश आपको सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को एक राष्ट्रीय संबोधन किया, और राष्ट्रीय संबोधन में उसने कहा कि अफगानिस्तान का हमारा लक्ष्य राष्ट्र निर्माण करना नहीं था, और न ही केंद्रीकृत लोकतंत्र का निर्माण करना हमारा लक्ष्य था। हमारा लक्ष्य था कि अफगानिस्तान जैसा पहले था वैसा ही रहे। हम अमेरिका पर आतंकी हमले रोकने के लिए वहां गए थे। ये सोमवार को जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने, बिडेन ने जो बयान दिया है, कल जो बयान दिया है, ये उसकी मुख्य बात है। अमेरिका किस लिए अफगानिस्तान गया था? राष्ट्र निर्माण करने अमेरिका नहीं गया था, यह अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है। और ये सच में अमेरिका ने वहां राष्ट्र निर्माण नहीं किया। अमेरिका ने सिर्फ करप्शन पैदा किया और डिपेंडेंसी पैदा की, निर्भरता पैदा की। राष्ट्रपति बिडेन ने एक और बात कही, बहुत ही मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आगामी 20 साल हम अफगानिस्तान में और रहते, तब भी हम अफगानिस्तान में राष्ट्र निर्माण का काम नहीं कर सकते थे। और उनका निष्कर्ष क्या है, जो कि बहुत ही कमाल का निष्कर्ष है। बिडेन ने कहा, चाहे जितना सैन्य बल लगा दीजिए, अफगानिस्तान में स्थिर, सुरक्षित और एकीकृत अफगानिस्तान का निर्माण करना संभव नहीं है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति का एक तरह से पराजय संबोधन है, और पराजय को एक्सेप्ट करना है। अब हम लौट के वहां चलते हैं जहां अमेरिका शुरू किया था। हम वहां चलते हैं जहां से कि हमारे दिमाग में अमेरिका के प्रोपेगेंडा के जहर को फैलाया गया था और बैठाया गया था। वो प्रोपेगेंडा हमारे दिमाग में अभी भी है। मेरे दिमाग में अमेरिका ने जो वहां अपराध किए हैं, मैंने उन अपराधों को कभी भी एक तरह से माफ नहीं किया कि अमेरिका लोकतंत्र की रक्षा के लिए गया। मैंने लिखा भी है टाइम टू टाइम इस पर। मेरा अभी भी मानना है कि अमेरिका वहां पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए नहीं गया था, ना आतंकवाद को कुचलने के लिए गया था। बिडेन ने सही कहा कि उनका लक्ष्य था कि अफगानिस्तान जैसा है वैसा रहे। लेकिन हम कहना चाहते हैं, आपने अफगानिस्तान को जैसा था वैसा नहीं रहने दिया। क्या किया था आपने? अभी आगे आने वाले समय में हम उन तमाम स्पीचेस की चर्चा करेंगे जो अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने दिए हैं अफगानिस्तान के संदर्भ में। थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप। जब 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया,
तो अमेरिका ने दो कैंपेन बहुत बड़े लॉन्च किए जो कि अभी भी हमारे जेहन में है। पहला कैंपेन क्या था कि अमेरिका वहां इसलिए गया है क्योंकि अमेरिका की सुरक्षा खतरे में है और अमेरिका में जाके जो है आतंकवादी हमले कर रहे हैं जो जिनका के केंद्र अफगानिस्तान है। और दूसरा अमेरिका का कैंपेन पॉइंट यह था कि अफगानिस्तान में आतंकवादियों के द्वारा स्त्रियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो स्त्रियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए वे अमेरिका जा रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने एक नए शब्द को इस्तेमाल किया जो कि वो पहले से कर रहे थे। उनका कहना था कि ये जो अमेरिका का जो अफगानिस्तान पर हमला है इसे युद्ध न कहा जाए बल्कि ह्यूमैनिटेरियन वार कहा जाए, मानवीय युद्ध कहा जाए। और इस मानवीय युद्ध के नाम पर हजारों लाखों जो फेक नरेटिव आख्यान हमारे बीच में प्रचारित किए गए। किस तरह से मानवीय युद्ध लड़ा गया था उसकी एक झलक दे रहा हूं मैं आपको। 2001 में जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान पर हमले बोले तो उन्होंने येलो क्लस्टर बमों से हमले बोले। और ये येलो क्लस्टर बम कैसे होते थे? ये येलो क्लस्टर बम होते थे जैसे कि अभी कोरोना की जो अभी पैकेट बढ़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने अपना फोटो देके खाना अन्नदान अन्न दिवस मनाया नरेंद्र मोदी ने। येलो क्लस्टर बम अमेरिका ने पीले पैकेट में भर के अफगानिस्तान के गांव गांव में बरसाए गए हवाई जहाज से। गांव में जो वो पैकेट बरसाए गए तो वो पीले पैकेट में बंद थे, वो अंदर क्या था कोई नहीं जानता था। तो गांव के लोग, बच्चे, औरतें, तमाम लोग उन पैकेटों को लूटने के लिए भागे कि अरे ये तो कोई, क्योंकि वहां भयानक स्थिति थी उस समय, अभी भी भयानक स्थिति है, लोग भयानक गरीबी के शिकार हैं वहां। तो येलो क्लस्टर बम को उन्होंने समझा कि ये हवाई जहाज से जो अमेरिका के जहाज आए हैं, इन हवाई जहाजों से खाने की सामग्री फेंकी जा रही है और बांटी जा रही है। और लोगों ने जाके, बच्चों ने जाके, अफगानिस्तान के बच्चे, अफगानिस्तान की औरतें, उन्होंने जाके वो क्लस्टर बम के पैकेट, जो येलो क्लस्टर बम थे, उनके पैकेट उठा लिए। और उसके बाद क्या हो सकता है आप कल्पना कर सकते हैं। जिसने भी पैकेट उठाया, जिसने भी पैकेट खोला, वो धमाके से उड़ गया। हजारों लोग मर गए क्लस्टर बमों से, हजारों लोग मर गए। उनकी कहानियां आपके बीच में नहीं आई। अमेरिका ने आज तक डिटेल्स नहीं बताए कि कितने लाख क्लस्टर बम उन्होंने अफगानिस्तान में बरसाए थे। और यह क्लस्टर बम वैसा ही बरसाए गए जैसा कि वियतनाम युद्ध के समय नापाम बम बरसाए गए थे। और ये जो क्लस्टर बम थे, जाहिर है कि इन क्लस्टर बमों से किसका नुकसान हुआ? तालिबान मर गए। तालिबान तो नहीं मरे। अगर तालिबान मर गए होते तो फिर ये तालिबान पैदा कहां से हुए? अफगानिस्तान की निरीह जनता, औरतें, बच्चे, किसान, निरीह लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए, लाखों लोग मर गए, उसमें अपाहिज हो गए। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। इसे कहा मानवीय युद्ध, आतंकवाद के खिलाफ ह्यूमैनिटेरियन वार। जिन इलाकों में तालिबान का जलवा था, दबाव था, वहां पर भी ये क्लस्टर बम बरसाए गए और अल्टीमेटली तालिबान को खदेड़ के रेगिस्तान में और वहां पहाड़ियों में खदेड़ के भेज दिया गया। उस जमाने में एक नॉर्दर्न अलायंस हुआ करता था, उस नॉर्दर्न अलायंस के लोगों ने भी मदद की अमेरिका की, और एक तरफ से नॉर्दर्न अलायंस और एक तरफ से अमेरिका, और इसकी वजह से रेगिस्तान और पहाड़ी कंदराओं में, गुफाओं में तालिबान को खदेड़ दिया गया। एक व्यक्ति हैं
डेविड मैकब्राइट, जो कि ब्रिटिश सेना में मेजर थे, उन डेविड मैकब्राइट ने ये क्लस्टर बम और उसके बाद जो विभीषिका अमेरिकी सेना ने पैदा की वहां अफगानी जनता के बीच में, जीवन में, डेविड मैकब्राइट ने डॉक्यूमेंटेड ढंग से इसको लिपिबद्ध किया है। आप इंटरनेट पर जाइए, आपको ये चीजें मिल जाएंगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण आख्यान था, जो कि हमारे बीच में अभी भी प्रचलित है, और उसकी आइकॉन मलाया, स्त्री उत्पीड़न अफगानिस्तान में तालिबान के जन्म के पहले से भी था। मैं एक प्रोग्राम में कह चुका हूं कि जो वहां औरतें थीं, उनके सामने और भी समस्याएं थीं। उनके सामने पैट्रियार्की भी एक समस्या है, उनके सामने जो और भी दूसरे पिछड़ापन के जरिए जुड़ी हुई जो समस्याएं, वो भी समस्याएं थी। तालिबान भी एक समस्या है। लेकिन स्त्रियों के अधिकारों के रक्षा के प्रश्न को अमेरिका ने अपने ह्यूमैनिटेरियन बार को जस्टिफाई करने के लिए सबसे अधिक बेचा और प्रोपेगेट किया। सवाल किया जाना चाहिए कि पिछले 20 साल में अफगानिस्तान की स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ या गिरावट आई? अगर सुधार हुआ था तो ये इतने जल्लाद कहां से पैदा हुए? अचानक एक महीने के अंदर 4 लाख से अधिक अफगानी लोग शरणार्थी की तरह अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जा चुके हैं, और अभी शरणार्थियों की लाइन लगी हुई है। कितने लाख लोग शरणार्थी बनेंगे कोई नहीं जानता। तो आपने पहले झूठ बोला कि आप आतंकवाद से लड़ने के लिए अफगानिस्तान जा रहे हैं, लेकिन आपने आतंकवाद को 20 साल में नष्ट नहीं किया। आपने तालिबान को 20 साल में नष्ट नहीं किया। आपने दूसरा नैरेटिव यह गढ़ा कि आप स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा नहीं की। और तो और अमेरिकी जो सरकार है और राजसत्ता है, वो इतनी बेशर्म और कृतघ्न राजसत्ता है कि उसने अपने सैनिकों के अधिकारों की भी रक्षा नहीं की। अमेरिका के जितने सैनिक अफगानिस्तान में तैनात थे, जो कि टाइम टू टाइम रद्दोबदल होती रहती थी, अधिकतर सैनिक वहां से एडिक्शन के शिकार होकर लौटे और अधिकतर सैनिक डिप्रेशन में लौटे। अमेरिका कम से कम अपने सैनिकों की तो रक्षा कर सकता था कि वहां वे सैनिक जब वे गए तो उनसे कहा गया कि वे आतंकवादियों से लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में जहां पर भी वे जाते थे वहां एक साधारण गरीब किस्म के लोग मिलते थे अफगानिस्तान के, जिनके ऊपर उनको हमले करने पड़ते थे। उनको आतंकवादी कहीं नहीं मिले, और जब वे शिविर में लौट कर आते थे तो उनका फ्रस्ट्रेशन देखने लायक होता था। और यही वजह थी कि अधिकतर अमेरिकी सैनिक डिप्रेशन के शिकार हुए, और अमेरिका ने अपने सैनिकों की रक्षा नहीं की, क्योंकि उसने अपने सैनिकों से झूठ बोला कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन वार जो अफगानिस्तान में शुरू किया जा रहा है, यह आतंकवाद के खिलाफ है। यह नहीं कहा कि अफगानिस्तान की जनता के खिलाफ है। और वहां जब अमेरिकी सैनिकों ने देखा, जो अनुभव किया, उसके जरिए उन्हें यह पता चला कि यह ह्यूमैनिटेरियन वार नहीं है, बल्कि यह तो अफगानिस्तान की जनता के खिलाफ अमेरिका की खुली युद्ध की घोषणा है। तो तालिबान कहीं दिखाई नहीं देते थे, तालिबान गायब थे मैदान से, वो दूर चले गए थे। 3-3.5 लाख तालिबान के लड़ाके हैं, सैनिक हैं, और वे सारे के सारे लोग सुरक्षित जगहों पर थे। 20 साल में 200 तालिबान के सैनिक भी मारने में अमेरिका सफल नहीं हुआ, लेकिन हजारों निर्दोष अफगानियों की हत्या करने में उसे सफलता जरूर मिली। और यही वह जगह थी जहां से कि अमेरिकी सैनिक डिप्रेशन में चले गए। अमेरिकी सैनिकों को बहुत ही बुरी स्थिति में डाल दिया गया और वे लगातार ड्रग के एडिक्ट हो गए।
एक और चीज है जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अमेरिका की अगर दिलचस्पी सचमुच में एक अच्छे अफगानिस्तान के निर्माण में थी, जैसा कि उसने शुरू में वायदा किया था, मुझे मौका मिला और वो स्पीच मिल गई मेरे कलेक्शन में, तो मैं जरूर आपके सामने रखूंगा कि 2001 में किस तरह की स्पीचेस जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी थी, तो आपको थोड़ा सा और मजा आएगा। बिडेन ने बहुत ईमानदारी से अपनी बात कह दी है, जो कि मैं बिडेन के प्रति मुझे थोड़ी सी एक अच्छी इमेज बनी है कि बिडेन ने ऑनेस्टली ये बात कही है कि हम वहां राष्ट्र निर्माण करने के लिए नहीं गए थे, अफगानिस्तान जैसा है वैसा ही रहे, हम इसके लिए गए थे। मैं सिर्फ उसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं, अमेरिका का राष्ट्रपति इस मामले में झूठ बोल रहा है। 2001 से अफगानिस्तान में हेरोइन और अफीम का उत्पादन लगातार बेशुमार बढ़ा है। अमेरिका ने बहुत सुनियोजित ढंग से, एक फ्यूडल सेमी फ्यूडल किस्म का अफगानिस्तान था, एक ऐसा अफगानिस्तान था जिसकी की चर्चा अलग से की जाएगी, लेकिन अमेरिका ने पिछले 20 साल में सुनियोजित ढंग से एक नशेड़ी राष्ट्र के तौर पर अफगानिस्तान को कन्वर्ट कर दिया, एक नार्कोटिक स्टेट के तौर पर अफगानिस्तान को डेवलप किया। और 2001 के बाद कंटिन्यूअसली पिछले 20 साल में हेरोइन और अफीम का जो उत्पादन है वो 3 गुना बढ़ा है, घटा नहीं है। तो हीरोइन और अफीम के खरीदार कौन है और तस्कर कौन है, बेचने वाले कौन है? आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो हामिद करजाई साहब थे, जो अमेरिका के समर्थन से वहां पर राष्ट्रपति बने थे, हामिद करजाई साहब का एक भाई है जो कि सबसे बड़ा नशेड़ी चीजों के माफिया नेटवर्क का मालिक है, जिसे हम लोग ड्रग माफिया कहते हैं, ड्रग लॉर्ड कहते हैं। और वह ऑफिशियली, हामिद करजाई का भाई ऑफिशियली सीआईए के लिए काम करता था। और हमारे यहां हामिद करजाई राष्ट्रपति की तरह आते थे और राष्ट्रपति की तरह जाते थे, और राष्ट्रपति का भाई अफीम और हीरोइन के उत्पादन पर उत्पादन बढ़ा रहा है और वह सीआईए के हाथों सारी दुनिया में बेच रहा है। बात अगर होगी तो खुल के होगी। फिर पॉपेट्स गवर्नमेंट क्यों बनाता है अमेरिका? क्योंकि उसे जगह जगह अपने इस तरह के अवैध धंधे करने होते हैं। पूछो हामिद करजाई का भाई अभी कहां है? हामिद करजाई कहां है? जो इलेक्टेड प्रधान राष्ट्रपति था वो तो भाग गया, मतलब बोरियो नोट लेके, एक पूरा हवाई जहाज भर के नोट लेके गया, डॉलर लेके गया। हामिद करजाई जो इसके पहले थे, जो राष्ट्रपति थे, उनका भाई कहां है? तो अमेरिका वहां गया जरूर, उसने 2 नारे जरूर दिए कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं और स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने इसके उलट किया। उन्होंने क्लस्टर बम बरसाए जिससे कि सैकड़ों हजारों परिवार नष्ट हुए। और ये क्लस्टर बम जिनसे कि परिवार नष्ट हुए, उसके पीड़ित अभी भी सैकड़ों हजारों की संख्या में अफगानिस्तान में उपलब्ध हैं। और हेरोइन और अफीम की तस्करी का जो पैमाना है और उसका पैसा है, सारे लोग जानते हैं कि उस पूरे के पूरे नेटवर्क को, यानी टेररिस्ट नारकोटिक्स नेक्सस के नेटवर्क को सीआईए ऑपरेट करता रहा है। और सीआईए ने यह काम लैटिन अमेरिका में बहुत इफेक्टिवली इस मॉडल को इंप्लीमेंट किया, और उस मॉडल को उन्होंने अब अफगानिस्तान में यह ह्यूमैनिटेरियन वार की आड़ में इंप्लीमेंट किया। सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में जो लगातार जो नशे की वस्तुएं आती हैं, नशीले पदार्थ आते हैं,
हेरोइन और अफीम आती है, पंजाब में जो हीरोइन और अफीम आती है, कश्मीर में जो हीरोइन और अफीम आती है, वो कहां से आती है? वो अफगानिस्तान से आती है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार या पहले की कोई भी सरकार किसी भी ड्रग माफिया को, उसके सरगना को पकड़ने में असफल रही है, आगे भी असफल रहेंगे। क्योंकि अफीम का जो पूरा कारोबार है जिसे कि संभाले हुए हैं लोग, वो तो हामिद करजाई का भाई संभाले हुए है, जो कि सीआईए के लिए काम करता है। आपकी हिम्मत है सीआईए के किसी नुमाइंदे पर हाथ डालने की? नहीं है। बदनाम कौन किया जा रहा है? अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की जनता। अरे अफगानिस्तान की जनता अत्यंत गरीब जनता है, उसके पास कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, रहने के लिए घर नहीं, सिर्फ रेगिस्तान, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ वहां। और आप चाहते हैं अफगानिस्तान की जनता आतंकवादियों से लड़े, तालिबान को पछाड़ दे, जिस तालिबान की रक्षा में अमेरिका की सेना पूरी दमखम से 20 साल तक जुटी रही। एक और चीज, ये जो अफीम और हेरोइन की जो बड़े पैमाने पर जो प्रोडक्शन अफगानिस्तान में बढ़ा, उसका असर भारत पर तो हुआ ही। भारत में नशे की लत तेजी से बढ़ी, लेकिन इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव हुआ अमेरिका में। अमेरिकी जनता में एकदम महासंक्रमण की तरह ये जो नशे की लत है, हेरोइन, marijuana, अफीम, इसकी जो लत है वो बड़े पैमाने पर फैल चुकी है। ये अमेरिका का एक ऐसा मॉडल था कि अमेरिका हेरोइन, अफीम की खेती के उत्पादन के जरिए अपनी जनता के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा था, वहां अफगानिस्तान की जनता के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा था, और दुनिया के बाकी देशों की जनता के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा था कि आप अफीम खाओ और मस्त रहो। आज दुनिया के देशों में अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण देश है जहां के एक बड़ी संख्या नशे की लत की शिकार हो चुकी है। और प्रोडक्शन सेंटर अफगानिस्तान, लेड बाई हामिद करजाई का भाई। एक और चीज है जो लोग सोच रहे हैं कि, और लिख भी रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अफगानिस्तान में अभी जो चल रहा है और अभी जो तालिबान आए हैं उन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया, उन्होंने वायलेंस किया है, उसकी भी चर्चा अलग से हम लोग करेंगे। वायलेंस किया है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तालिबान के लोग वायलेंस नहीं करेंगे। फिर भी यह सवाल तो पलट के किया जाना चाहिए, क्या पिछले 20 साल में अमेरिका के रहते हुए अफगानिस्तान में वायलेंस हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या अचानक अभी वायलेंस शुरू हो गया? क्या अफगानिस्तान में जब अमेरिका था तो हिंसा बंद हो गई थी? सच्चाई है कि ये सच्चाई है कि अफगानिस्तान में 20 साल में अमेरिका ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान को विध्वंस के कगार पर पहुंचा दिया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा अफगानिस्तान में जिस दिन हिंसा नहीं हुई हो। तो ये मीडिया जो ये हाइप पैदा कर रहा है, इसको कम करके समझने की जरूरत है। ये अमेरिका के अपराधों पर पर्दा डालने के लिए हाइप पैदा की जा रही है। अमेरिका जब 20 साल तक वहां रहा तो वहां डेली वायलेंस की घटनाएं होती थी, जिनको कि आप कभी न देखते थे, न सुनते थे, न आपका मीडिया रिपोर्ट करता था। अभी जितने विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, ये विजुअल्स कुछ नहीं है। आप कल्पना कीजिए क्लस्टर बम की, आप कल्पना कीजिए पिछले 20 साल में किस तरह के हमले अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में किए हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में रहते हुए अफगानिस्तान की जनता को असहाय और निरस्त्र बनाया, और ज्यादा कंगाल बनाया। तालिबान मजबूत हुए, अलकायदा के लोग मजबूत हुए,
वो कमजोर नहीं हुए, लेकिन अफगानिस्तान की जनता कमजोर हुई। अमेरिका अगर सचमुच में अलकायदा के खिलाफ में इतना ही गंभीर है, आतंकवाद के खिलाफ में इतना ही गंभीर है, तो अमेरिका से पूछा जाना चाहिए सीरिया में क्या था भाई? सीरिया में आपने इस्लामिक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को क्यों खड़ा किया? अलकायदा को क्यों खड़ा किया? एक शांतिपूर्ण राष्ट्र को क्यों आपने नष्ट किया? एक और चीज जो कि अलग से एक पूरे एपिसोड की डिमांड करती है, वो ये कि लीबिया में आपने पूरे के पूरे इस तरह के तालिबानियों को ही, अलकायदा जैसे संगठनों को ही, आतंकी संगठनों के जरिए ही आपने कुचलने के लिए वह हस्तक्षेप किया, नाटो की सेनाओं ने हस्तक्षेप किया और अंत में वहां पर आतंकवादियों को लीबिया सौंप कर चले आए। और ठीक वही लीबिया का मॉडल अफगानिस्तान में इंप्लीमेंट किया गया है। ह्यूमैनिटेरियन वार के नाम पर आपने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया और अब आप अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले वैसे ही कराए जैसे कि आज लीबिया आतंकवादियों के हवाले है। कहने का मतलब यह कि अमेरिका जो 20 साल रहा अफगानिस्तान में, उसका अमेरिका का अफगानिस्तान को एक स्थिर, सुव्यवस्थित, डेमोक्रेटिक राष्ट्र बनाने का कोई लक्ष्य नहीं था। उसका आतंकवाद को नष्ट करने का भी कोई लक्ष्य नहीं था। हां, जो अब नई चीज पैदा हुई है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अब देखना है कि वो किस दिशा में जाती है। नई चीज ये है कि भारत तो अब पहले जैसे कहा मैंने आपसे कि मनमोहन सिंह के टाइम में कम से कम भारत एक एंगेजमेंट में शामिल था तालिबान के साथ में। इवन मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद आज मैं भी एक दो एंगेजमेंट मीटिंग में भारत सरकार का प्रतिनिधि गए, लेकिन बाद में वो विड्रॉ कर लिए गए और तालिबानियों के साथ में एंगेजमेंट में सिर्फ 2 राष्ट्र रह गए, रूस और चीन। और इस बीच में चीन ने तेजी से बड़ा काम किया। हमारी जो जिसे कहेंगे कूटनीति की, विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलता बता रहा हूं मैं आपको। उसने पहला बड़ा काम यह किया कि उसने आजाद कश्मीर तक अपनी चीन से सड़कों का जाल फैला दिया और अपना पैसा निवेश का दायरा अब आजाद कश्मीर को बना लिया। अब वहां डेवलपमेंट आजाद कश्मीर में कौन करेगा? चीन करेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण, ये जो तालिबान के साथ एंगेजमेंट के जरिए जो काम हुआ वो ये कि चीन ने बहुत सीरियसली तालिबान के साथ में अपनी बातचीत जारी रखी और बातचीत ही जारी नहीं रखी, चीन के वे इलाके जो कि मुस्लिम बहुल इलाके थे, उन इलाकों से सटे हुए अफगानिस्तान के एक हिस्से को जबरिया अपने चंगुल में ले लिया, कब्जे में ले लिया। अफगानिस्तान को उन्होंने एकदम समझा दिया है और तालिबान को समझा दिया है कि भाई इस मामले में बोलो मत, और हमारे जो मुसलमान हैं, चीन में रहने वाले मुसलमान हैं, उनके बीच में घुसने की कोशिश मत करना। ये जो उल्गुर माइनॉरिटीज के जो लोग जो मुस्लिम के तौर पर जाने जाते हैं, उनके बारे में तालिबान को बाकायदा कन्विंस कर दिया गया कि आप उनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। और जो जिंगजियांग प्रांत से जुड़ी हुई सीमा थी अफगानिस्तान की, उसका एक अच्छा खासा हिस्सा अफगानिस्तान का वो जबरिया चीन के अभी पोजीशन में उनकी पेट्रोलिंग का हिस्सा है। दूसरी चीज जो घटित हुई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज घटित हुई, वो ये कि जुलाई के लास्ट में, जुलाई के आखिरी सप्ताह में चीन के विदेश मंत्री ने तालिबान के राजनीतिक प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बारादर से डायरेक्ट बात की। और यह डायरेक्ट बातचीत करने के पहले, एक दिन पहले, उन्होंने बातचीत की अमेरिका के उप विदेश मंत्री से। और इसमें उन्होंने सिर्फ 2 ही बात कही जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी चीज थी।
वो ये कि हम अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं और हम आपके साथ में सहयोग करना चाहते हैं। चीन की नजर अफगानिस्तान के खनिज संपदाओं पर है। अफगानिस्तान दुनिया के देशों में सबसे बड़ा खनिज संपदाओं से भरा हुआ देश है। चीन ने एक जमाने में 80% से अधिक खनिज संपदा की खाने अपने हिस्से में ले लिए हैं, लेकिन वे काम नहीं कर पा रहे थे इन तालिबान के एक्टिविटीज की वजह से। लेकिन वो उनके पास है। कुछ हिस्सा भारत के भी पास है जो भारत ने लिया, लेकिन अधिकतर हिस्सा चाइना के खनिज संपदा का, क्योंकि वो विश्व की सबसे बड़ी खनिज संपदा का हिस्सा है। क्योंकि चाइना ये चीज भांप गया कि अब अलकायदा को, तालिबान को आने से अब कोई रोक नहीं सकता। तो उन्होंने इनिशिएटिव लेके विदेश मंत्री के साथ में, उनके जो राजनीतिक प्रमुख था तालिबान का, उसके साथ में उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल मीटिंग की, उसके डिटेल्स वर्कआउट किए और ये एक गारंटी ली कि जिनजियांग क्षेत्र में, जहां के मुस्लिम बहुल इलाका है, उस जिनजियांग क्षेत्र में तालिबान कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा और हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारा कहना यह है कि भारत ऐसा क्यों नहीं कर पाया कि वो ऐसा एंगेजमेंट करता कि अब तालिबान अगर आते हैं सत्ता में तो वे भारत में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वे कश्मीर में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वे भारत की जो निवेश है अफगानिस्तान में उसको वो सुरक्षित रखेंगे। भारत ये क्यों नहीं वर्कआउट कर पाया? और यहीं पर विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलता सामने आती है। दूसरी चीज जिस पर के कायदे से हमें विचार करना चाहिए और गौर करना चाहिए वो ये कि अमेरिका, ये जो अभी जो जितनी भी इमेजेस आई हैं टेलीविजन के जरिए, अखबारों के जरिए अफगानिस्तान की जो इमेजेस आ रही हैं, ये सारी की सारी इमेज कौन सा मैसेज कम्युनिकेट करती हैं? तालिबान आ रहे हैं, जनता केओस है, एयरपोर्ट पे केओस है, राष्ट्रपति सामान लेके भाग रहा है, पैसा लेके भाग रहा है, ये तमाम चीजें किस चीज का संदेश दे रही हैं? इवन अमेरिका अपने एम्बेसी को खाली कराने के लिए उसने नए सिरे से 6,500 सैनिक भेजे हैं। ऑलरेडी 3,500 सैनिक वहां थे। ये सिर्फ एक मैसेज देते हैं कि अमेरिका के बारे में जो लोग सोचते हैं कि बहुत कॉम्पिटेंट और सक्षम राष्ट्र है, अमेरिका एकदम अक्षम राष्ट्र है, एक ही मैसेज देते हैं। दूसरा एक मैसेज जाता है कि अमेरिका एकदम दुरंगे किस्म की राजनीति करता रहा है विदेश नीति के नाम पर। वो प्रोपेगेंडा कुछ करता है और एक्चुअल में पॉलिटिक्स कुछ और करता है देश में। और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जो वो करता है उसके बारे में न तो अमेरिकी जनता जानती है और न अमेरिकी शासक ही जानते हैं। अमेरिका इतना झूठ बोलता है और इतना झूठा नैरेटिव का प्रचार करता है कि वहां सरकार में भी जो बैठे लोग हैं वे झूठ को सच मानने लगे हैं। कारण क्या है कि अमेरिका के प्रोपेगेंडा की ब्यूटी क्या है कि वो पहले एक रियलिटी जो है निर्मित करता है, फिर उसे मीडिया और मनोरंजन के जरिए आपके बीच में प्रक्षेपित करता है, संप्रसारित करता है। और यह यथार्थ वह नागरिकों और विदेशी लोगों, अपने देश के नागरिकों के बीच में भी और विदेश में भी वह प्रक्षेपित करने में, प्रोपेगेट करने में सफल हो जाता है। लेकिन अफगानिस्तान के मामले में उसकी एक ट्रिक या धूर्तता एकदम नंगी हो गई, क्योंकि अमेरिका की नीति से न तो अफगानिस्तान की जनता प्रभावित हुई और न अमेरिका की जनता प्रभावित हुई और न दुनिया की जनता प्रभावित हुई अमेरिका की इस दुरंगी नीति से। ये जो 20 साल जो झूठ बोला गया पूरे मीडिया में कंसिस्टेंटली, वो एक्सपोज हो चुका है। इस पूरे जो विजुअल्स अभी आ रहे हैं उससे पता चलता है कि अफगानिस्तान में
टोटल क्योस है और वहां पर कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी। अब इसमें एक जो एंगल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है, जिस पर कि आखिर में बात कह के मैं ये बात खत्म करूंगा, वो यह कि अफगानिस्तान में अभी एक, जैसा कि शुरू में मैंने कहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान अभी आतंकवाद की लिस्ट में है। वो सुरक्षा परिषद ने उनको आतंकवाद की लिस्ट में डाला हुआ है, आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। तो रूस और चीन उनके साथ में जो भी कुछ बातचीत कर रहे हैं वो अनऑफिशियली सारी बातचीत कर रहे हैं और वो प्रोपेगेट भी हो रही है। रूस के इंटरेस्ट भी है इसमें। रूस और चीन ने विदेश नीति के तौर पर दो बड़े मैसेज दिए हैं और वो महत्वपूर्ण मैसेज हैं। वो पहली चीज ये कि ये जो दुनिया भर में जो अमेरिकी वर्चस्व की जो दुंदुभी बजाई गई थी, जो जयघोष किया गया था, सारी दुनिया से अब अमेरिका का वर्चस्व टूट रहा है। अफगानिस्तान से जाने का, अमेरिका के जाने का पहला मैसेज यह है कि अमेरिका की दुनिया भर में हेजेमनी खत्म हो रही है। सेकंड चीज जो कि रूस और चीन ने दोनों ने वर्कआउट की है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि रूस और चीन के हित या वहां सामान्य जो जनता है, अफगानिस्तान की जनता, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। तालिबान की सरकार, वे इंतजार कर रहे हैं कि तालिबान की सरकार अफगानिस्तान की जनता पर जुल्म न करे। वो चाहते हैं कि तालिबान की सरकार जो है वो आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। तो पहला मसला है सिक्योरिटी का, और सिक्योरिटी के मसले पर वो देखना चाहते हैं कि तालिबान के साथ में जो उनकी लगातार बातचीत होती रही है वो बातचीत नीचे कैसे मैटेरियलाइज होती है, तालिबान का प्रशासन कैसे आचरण में उसे लाता है। दूसरी चीज जो वो कर रहे हैं, जो कि अभी भी जारी है, वो ये कि वो लगातार तालिबान के जो नेता हैं उनके साथ में वे इंगेजमेंट, एक संपर्क संबंध और डायलॉग वे बनाए रखना चाहते हैं, और वह डायलॉग अभी भी जारी है। वे नहीं चाहते कि सुरक्षा और परस्पर संवाद के क्षेत्र से तालिबान बाहर चला जाए। रूस और चीन की इसमें बढ़त चीन को मिली है। अब ये सोचिए नरेंद्र मोदी कितने महान नेता हैं कि वे अब अफगानिस्तान को भी अब उन्होंने चीन के हवाले कर दिया। ये झूठा प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के पीछे, एक गलत प्रोपेगेंडा है। असल में चाइनीज हितों का एक्सपेंशन हो रहा है। चाइनीज हितों का एक्सपेंशन जम्मू कश्मीर तक हो चुका है और चाइनीज हितों का एक्सपेंशन अब अफगानिस्तान में होगा। अफगानिस्तान के जो मौजूदा नेता हैं तालिबान के, वे यही चाहते हैं कि यहां पर अमेरिका तो पैसा अब लगाएगा नहीं, तो पूंजी निवेश आए, नई टेक्नोलॉजी आए। तो चाइना ने इसका एश्योरेंस दिया है कि हम निवेश करेंगे। रूस ने यह एश्योरेंस दिया है कि हम निवेश करेंगे। वो सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि पीसफुली तालिबान शासन करने में कितने सक्षम साबित होते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि तालिबान ये कोशिश करें कि अफगानिस्तान आतंकवादियों का स्वर्ग न बने। आतंकवादियों का स्वर्ग अगर अफगानिस्तान बनता है तो निश्चित तौर पर मुश्किलें होंगी, सबके लिए होंगी, सारी दुनिया के लिए होंगी। तो वे अफगानिस्तान की जनता की सुरक्षा के लिए और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है जिसको कि आप भी समझ लीजिए। वे चाहते हैं कि संघाई कॉरपोरेशन जो है वो इस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। जाहिर है संघाई कॉरपोरेशन में चाइना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, रूस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसमें ईरान भी है,
उसमें और भी देश हैं, तो वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सेना की मौजूदगी में अफगानिस्तान की जनता को सुरक्षा दी जाए, तालिबान शासन करें, लेकिन अफगानिस्तान की जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं यहां पर उतारी जाएं और उसका जिम्मा संघाई कॉरपोरेशन के देशों को दिया जाए। एक और चीज है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये कि पुतिन के जो प्रतिनिधि हैं सोवियत संघ के और रूस के प्रतिनिधि ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो लगातार जो इस बीच में घटता रहा है, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा सीरियस स्टेटमेंट दिया जो कि इंटरव्यू के तौर पर टीवी पर आया है, सुन रहा था मैं। वो बहुत ही अद्भुत बात कही है। उन्होंने कहा कि जो अभी जो पपेट गवर्नमेंट थी अमेरिका की, जिसका राष्ट्रपति दुम दबा के भाग गया, जनता को असहाय छोड़ के भाग गया, बोले कि उसके साथ में निगोशिएट करके एक रास्ता निकालना अफगानिस्तान के लिए ज्यादा मुश्किल था, उसकी तुलना में तालिबान के साथ में बात करना और रास्ता निकालना ज्यादा आसान है। अब आप सोचिए, अमेरिका के जरिए तालिबान की समस्या को सुलझाने में अमेरिका की कितनी दिलचस्पी थी, इससे इसका अंदाजा लगेगा आपको। सारी की सारी दुनिया की नजर रूस और चीन के ये जो एंगेजमेंट है तालिबान के साथ में, इस पर टिकी हुई है। और सबसे जो दिलचस्प घटना घटेगी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि भारत अभी सुरक्षा परिषद का चेयरमैन है, और भारत के चेयरमैन रहते हुए ही ये मेरा अनुमान है, मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, मैं डिप्लोमेट तो हूं नहीं, हाँ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जरूर हूं, लेकिन भारत के रहते ही तालिबान को आतंकवाद की सूची से निकाला जाएगा, यह तय है। और अगर संघाई कॉरपोरेशन नाम का ऑर्गेनाइजेशन अगर अफगानिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, तो फिर पूरा का पूरा जो है पॉलिटिकल नैरेटिव ही अलग होगा अफगानिस्तान का। आप तय मान लीजिए, मैं अफगानिस्तान में ये जो घटनाक्रम है, इसे मैं एक सिर्फ तालिबान की आतंकवादी अपसर्ज के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि मैं इसे दूसरे ढंग से देख रहा हूं। मेरा मानना यह है कि इसमें कुछ अच्छी चीजें घटित होंगी। अगर चीन इसमें इंटरेस्टेड है और चीन के साथ में और रूस के साथ में उनके बेहतर संबंध हैं, तो अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश होगा। अफगानिस्तान के इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होगी, और वह चीज अफगानिस्तान का चरित्र और चेहरा दोनों बदल देगी। और वह चीज अफगानिस्तान के साथ में ये जो आतंकवाद का जो रूप नक्की किया गया है, जो कि अमेरिका की पैदाइश है, डिप्लोमेटिकली रूस और चीन ने दोनों ने मिलकर अगर यह काम किया, तो डेफिनेटली यह चेहरा भी बदल जाएगा। और उसका साइन दिखाई दे रहा है कि सोवियत संघ ने अपना दूतावास खाली नहीं किया। सोवियत संघ के दूतावास की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो वहां के सरकारी गार्ड थे, वो जब चले गए तो तालिबान के सुरक्षा गार्डों ने संभाल ली, और वो बेहतर ढंग से कर रहे हैं। वहां कभी कहीं कोई घटना नहीं घटी है, कोई चीज दुर्घटना ऐसी नहीं घटी है जिससे कहा जाए कि, क्योंकि सोवियत संघ ने कोई अपना आदमी वहां से निकाला नहीं है। और ये जो वीर लोग जो पैदा किए थे अमेरिका ने, एक सूचना खाली शेयर कर रहा हूं मैं आपसे और वो खत्म करूंगा ये बातचीत। वो ये कि उज्बेकिस्तान में तकरीबन 26 मिलिट्री जहाज और हेलीकॉप्टर लैंड अप किए हैं इस बीच में। 46 इसमें 22 आर्मी के बड़े जहाज, हवाई जहाज, और 24 आर्मी के हेलीकॉप्टर शामिल हैं।
इनमें तकरीबन 700 से अधिक अफगानी सैनिक और अफसर उज्बेकिस्तान में दाखिल हुए बिना परमिशन के। इसके अलावा सैकड़ों लोग पैदल चल के, उसमें अफगानिस्तान के सैनिक भी हैं, उनमें नागरिक भी हैं, पैदल चल के वे उज्बेकिस्तान पहुंचे हैं। इनमें अभी संख्या आई है तकरीबन 160 के करीब लोगों की, यह संख्या बढ़ सकती है। तो अब मुझे ये लगता है वो ये कि अफगानिस्तान का जो नया मैसेज है वो ये नहीं है कि अफगानिस्तान में तालिबान आ रहे हैं। अफगानिस्तान का नया मैसेज यह है कि अफगानिस्तान में अमेरिका हार गया है। अफगानिस्तान का नया मैसेज यह है कि अमेरिका की दुनिया से हेजेमनी खत्म हो रही है। अफगानिस्तान का नया मैसेज यह है कि अफगानिस्तान में नए किस्म की कल्चर और नए किस्म के शासन की शुरुआत होगी और तालिबान अपने आचरण में परिवर्तन करेंगे। यह समय की मांग है, यह दबाव है उनके ऊपर। वो जानते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वे भविष्य में बचेंगे नहीं। यह उनके लिए लास्ट चांस है। मैं अंत में नरेंद्र मोदी सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे स्वयं अपने को, अपने ये जो एंटी मुस्लिम, एंटी टेररिज्म वाला जो अमरीकी जो मवाद है जो दिमाग में बैठा हुआ है, उससे बाहर निकालें। भारत के हितों को देखें और अफगानिस्तान की जनता को देखें। अफगानिस्तान की जनता की रक्षा कैसे की जा सकती है, इसके लिए जरूरी है कि आप तालिबान के साथ में एंगेजमेंट बढ़ाएं। रूस एंगेजमेंट कर रहा है, चाइना एंगेजमेंट कर रहा है, भारत क्यों नहीं एंगेजमेंट करेगा? आपकी क्या नाक कट जाएगी? फिर आप ये कैसे कहेंगे कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं? जाहिर है कि वोट बैंक पर असर तो पड़ेगा थोड़ा सा। इतनी कॉस्ट तो देनी पड़ेगी देश सेवा के लिए, इतनी कॉस्ट तो देनी पड़ेगी विदेश नीति के लिए। मोदी जी, तालिबान से बात करो। 26,000 करोड़, 22,000 करोड़ से अधिक रुपया भारत का अफगानिस्तान में निवेश हो चुका है, उसकी रक्षा करो। वहां सैकड़ों हजारों हिंदू रहते हैं, उनके जीवन और जानो माल की रक्षा करो। अफगानिस्तान से बातचीत करो और तालिबान से बातचीत करो। और ये एंटी मुस्लिम, एंटी टेरर जो स्टीरियोटाइप जो अमेरिका ने दिमाग में कैप्सूल की तरह बिठाए, इसे बाहर निकालो। नए अफगानिस्तान की शुरुआत हो चुकी है। आप इंतजार कीजिए, हम लोग इसी फेसबुक लाइव में प्रोग्राम करेंगे। मैं नई आशा की किरण देख रहा हूं। जो लोग थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टेड लोग हैं, उनके लिए मैं एक सूचना दूं कि 1957 में जिस साल मेरा जन्म हुआ था, 1957 में एक फिल्म अफगानिस्तान नाम से सोवियत संघ ने बनाई थी और बहुत ही फैंटेसी भरी फिल्म थी और उसमें एक नए किस्म के अफगानिस्तान की परिकल्पना की गई थी। वैसे वो फिल्म कोल्ड वॉर के पीरियड में प्रोपेगेंडा के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन ये एक वास्तविकता है कि अब वो प्रोपेगेंडा का टाइम फिर सोवियत संघ की जगह रूस केंद्र में आ गया है, चीन केंद्र में आ गया है। और अब भारतीय उपमहाद्वीप में किसकी हेजेमनी चलेगी? विदेश नीति में, जमीनी राजनीति में अमेरिका की हेजेमनी नहीं चलेगी। अमेरिका का वर्चस्व नहीं चलेगा। अमेरिका के जो मोहरे हैं उनका वर्चस्व नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका का वर्चस्व का ये आखिरी पॉइंट था अफगानिस्तान, और वहां से अमेरिका भाग चुका है और ये अमेरिका की पराजय का समय है। आप तालिबान को मत देखिए, आप अमेरिका की पराजय को देखिए और आप देखिए कि अमेरिका ने अपनी देश की जनता के साथ में कैसे झूठ बोला और गद्दारी की। और तकरीबन 900 यानी कई ट्रिलियन डॉलर, जैसा कि लोग कह रहे हैं, उन्होंने खर्च किया इस पर। मात्र 26 बिलियन डॉलर से आप पूरे दुनिया का कोरोना का वैक्सीनेशन कर सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ अकेले अफगानिस्तान में 970 बिलियन
डॉलर से अधिक खर्च किया और शेष में बैक टू स्क्वायर वन। तो प्लीज अफगानिस्तान की जो छवियां और इमेजेस आ रही हैं, उन इमेजेस को थोड़ा सा विदेश नीति के पर्सपेक्टिव से देखें और पढ़ें और धैर्य से काम लें। चीजें अभी और बदलेंगी, हम और बहुत सारी नई चीज लेकर आपके बीच में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।